हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे से जुटे होंगे। तो ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज आपका जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर की हम आज बात करेंगे। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं, उनके क्या यूज़ हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं, कौन कौन सी परतें हैं हमारी वायुमंडल के अंदर, कितनी परत हैं, कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है और उनकी क्या क्या खास बात हैं। तो ये सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। और ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे कि रेलवे पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब में एक अच्छा रोल प्ले करने वाली है। तो आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं, समय से पहले मिल जाएं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक वायुमंडल को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायुमंडल एक्चुअल में होता क्या है, किसको बोलते हैं वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेस फैली हुई हैं ना, बहुत सारी गैसें हैं, और उन्हीं गैसों का जो फैलाव है वही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की एक परत है। तो एक लेयर जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, और ये परत किसके चारों तरफ फैली है, पृथ्वी के। तो यही हमारा क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और ये लगभग लगभग 10,000 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। इसके साथ साथ वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, सपोज ये आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल फैला हुआ है ना। तो वायुमंडल की जब हम इस परत की स्टडी करेंगे, है ना, ये जो आउटर है, जो ऊपरी परत है, इस परत की जब हम स्टडी कर देंगे तो इसको बोलेंगे वायुर्विज्ञान। क्या बोलेंगे, वायुर्विज्ञान। जबकि हम पृथ्वी के आसपास की जो वायु है, पृथ्वी की सतह के आसपास की जो वायु है, जहाँ पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, तो इस क्षेत्र की जब हम स्टडी करते हैं वायु की, तो इसको बोला जाता है ऋतु विज्ञान। तो वायुर्विज्ञान और ऋतु विज्ञान क्या होता है, समझ में आ गया होगा। वायुर्विज्ञान का जब हम वायुमंडल की ऊपरी परत, जो कि बाहरी परत है, उसका जब अध्ययन करते हैं तो वायुर्विज्ञान कहलाता है। जबकि हम पृथ्वी के जो सतह के आसपास में जो गैसेज हैं उनकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऋतु विज्ञान। अब वायुमंडल में हमारी बहुत सारी गैसें स्थित हैं, वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें स्थित हैं। तो वे कौन कौन सी गैसें हैं और कितनी कितनी मात्रा में हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन सी गैसें जो कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2 और बहुत सारी अदर गैसेस भी। एक ओजोन गैस भी है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी कितनी कितनी मात्रा में है ये और देखो। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारी पूरी की पूरी 78.08% फैली हुई है। वायुमंडल के अंदर सारी गैसेस अपने आप में 100% है, टोटल गैस 100%। और उस 100% में से नाइट्रोजन का जो हिस्सा है वो कितना है, 78.08%। काफी सबसे अधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन की क्या खास बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे आराम से। तो अभी सिर्फ इसका ये देख लो कि कितनी मात्रा में ये पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है वो 78.08% मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में स्थित दूसरी सबसे अधिक गैस है, और ये पाई जाती है 20.95%। ये इसकी मात्रा रहेगी। आर्गन की अगर मैं बात करूं तो ये 0.93% पाई जाएगी। CO2 की अगर बात करूं तो ये 0.03% पाई जाएगी। ठीक है। और बाकी की जो गैसेस बच गई हैं वो हैं 0.01%। एक ओजोन गैस भी होती है जो कि मिलती है 0.00006%, काफी कम मात्रा में है, उसकी हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। तो इसी वायुमंडल की आज हमें अच्छे से जांच पड़ताल करनी है भाई। तो सबसे पहले हम गैसों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो 78.8% की मात्रा में हमें पाई जाती है हमारे यहाँ पे। इसकी खोज जो है वो खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने। एक साइंटिस्ट रहे आपके जिनका नाम था डैनियल रदरफोर्ड, और डैनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी 1772 में। 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज कर दी थी। और क्या खास बात है इसकी, नाइट्रोजन उर्वरक का मुख्य घटक है।
उर्वरक जो हम खाद भी लेके आते हैं खेतों में डालने के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है ना। जो पेड़ पौधों में क्या करता है, जो पेड़ पौधों में प्रोटीन निर्माण का काम करता है, पेड़ों को ग्रोथ देता है नाइट्रोजन। इसके साथ साथ जितने भी आपके पैकेट बंद खाने वाली चीजें होती हैं, है ना, आप चिप्स खा रहे हैं, आप कुरकुरे खा रहे हैं, खाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पैकेट्स में आती हैं बंद पैक हो गए, तो उनके अंदर गैस डाली जाती है। और वो गैस कौन सी होती है, वो गैस यही नाइट्रोजन वाली होती है। अब इसी को क्यों डालते हैं, इसको इसलिए डालते हैं क्योंकि ये गैस ऑक्सीजन के संपर्क से खाद्यों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है ना, उनको खराब होने से बचाती है। और इसीलिए जो नाइट्रोजन गैस है उनको पैकेटों में डाल दिया जाता है खाने के साथ में। नेक्स्ट, इसका ना तो कोई रंग होता है, ना कोई गंध होती है, और ना ही कोई टेस्ट होता है। और जब हम हाइट पे जाएंगे पृथ्वी से, हम लगभग लगभग 128 किलोमीटर की हाइट तक जब जाते हैं तो हमें नाइट्रोजन की अवस्था देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ जो इसको और भी खास बना देता है, सबसे खास बना देता है, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि ये चीज़ों को जलने से बचाती है। जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करती है, वो चीज़ों में आग नहीं लगने देती, है ना, चीज़ों को आग लगने से बचाती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो हो सकता है हर जगह पे आग लग जाए, लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस है ये क्या करती है, चीज़ों को जलने से बचाती है। तो ये कुछ खास बातें थी नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी 20.95% की मात्रा में हमें पाई जाती है। इसके साथ साथ खोजकर्ता कौन थे इसके, तो जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने 1774 के अंदर ऑक्सीजन गैस की खोज कर दी थी। 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की थी, उसके दो बाद 1774 में जोसेफ प्रिस्टली ने किसकी खोज कर दी थी, ऑक्सीजन की खोज कर दी थी। अब इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है, एक तो ये कि ये वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, और दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी है, ऑक्सीजन है। एक और खास बात जो इसको स्पेशल बना देती है वो ये है कि चीजों को जलने में मदद करती है ना। अगर किसी चीज में आग लगानी है तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम उस चीज़ में आग नहीं लगा पाएंगे, ऑक्सीजन है तभी हम उस चीज़ को जला पाएंगे। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती लेकिन चीज़ों को जलाने में मदद करती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, वह कौन सी गैस है जो चीज़ों को जलने में मदद करती है, जलाने में मदद करती है, लेकिन खुद नहीं जलती, ऑक्सीजन। और जो जलने से बचाती है वो कौन सी, नाइट्रोजन। तो ये खास बात है इसकी, ज्वलन को बढ़ावा देती है लेकिन स्वयं नहीं जलती है। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य और जानवरों के लिए श्वसन, रेसिपिरेशन के लिए ज़रूरी होती है। भाई हम सबको पता है कि ऑक्सीजन ही है जिसकी वजह से हमें सांस आ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमें सांस नहीं आएंगे, और सांस नहीं आएंगे तो हम सब टाइम टाइम फिश, है ना। तो भाई ऑक्सीजन को बढ़ावा दिया करो, कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप क्रिएट कर सके। और वो कैसे कर पाएंगे, वो हम कर पाएंगे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से, पेड़ पौधों को कटने से बचाने से, ठीक है। ओके, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है भाई इंसानों में, जानवरों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि ये नहीं होगी तो हम जिएंगे ही नहीं, है ना, सांस नहीं मिलेगी तो सांस ही जहाँ से आ रही है वही हमारी ऊर्जा है। तो और ये पाएगी कितने हाइट तक, 64 किलोमीटर की हाइट तक। जब हम पृथ्वी से 64 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो 64 किलोमीटर की हाइट तक हमें ऑक्सीजन देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी मात्रा कम होती चली जाएगी। पहाड़ों पे जब हम जाते हैं, है ना, तो आपने सुना भी होगा कि जब माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या फिर और भी जो ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं उन पे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं लोग। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही वैल्यू कम हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन गैस की। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो है मात्र 0.03% पूरे वायुमंडल में। और इसकी जो खोज की थी वो की थी 1754 में जोसेफ ब्लैक ने, जोसेफ ब्लैक ने। नाइट्रोजन 1772, ऑक्सीजन 1774, ये 1754 में। उसके 10 साल के बाद किसने की है, जोसेफ ब्लैक ने। इसका क्या उपयोग है, प्रयोग क्या है भाई इसका, इसका प्रयोग है कोल्ड ड्रिंक्स में, सूखी बर्फ बनाने में, अग्निशामक और उर्वरक बनाने में, उर्वरक यानी कि खाद। तो देखो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, गर्मियों का मौसम होता है तब सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं दुकानों से, है ना, कोई कोका कोला पी रहा है, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई क्या पी रहा है। और तो हालांकि ठीक नहीं होते,
हो सके तो अवॉइड किया करो, लेकिन अभी है तो भाई क्या कर सकते हैं, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जब हम उसको खोलते हैं तो झाग से बाहर आते हैं, एक गैस बाहर निकलती है, तो वो गैस कौन सी होती है, तो वो कोई और गैस नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होती है जो उस बोतल के अंदर भरी जाती है। इसके साथ साथ सूखी बर्फ, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस एक ऐसी बर्फ होती है जो पिघलती नहीं है, वो क्या करती है, सीधी बर्फ से वो उष्मा में उसमें बदल जाती है, वेपर्स में। ठीक है, सीधा धुएं में कन्वर्ट हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। अग्निशामक, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आपने कभी ना कभी वो जरूर देखी होगी, लाल सी बोतल, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, रेलवे के अंदर, किसी भी सार्वजनिक जगह पे, किसी भी ऑफिस में, वो जो रेड कलर की बोतल होती है ना, तो उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। और उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो पाउडर होता है वो CO2 का ही होता है। ठीक है, इसके साथ साथ उर्वरक, तो खाद बीजों में भी इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके यूज हो गए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो क्या है, वो है ग्रीन हाउस, हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव आपने सुना होगा कि थोड़ा सा तापमान को मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव हम करते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव को जो बढ़ावा देती है वो कौन सी गैस होती है, वो होती है आपकी CO2 गैस। तो क्वेश्चन आया है, कई बार पूछा गया है कि ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है, तो ये रहेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रदूषण के कारण ये जो CO2 है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे अगर CO2 बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या कहला रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज कहला रहा है ना, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे महासागरों का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, उनके आसपास का जो एरिया है वो डूबता जा रहा है। तो यही क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ने से। और CO2 की मात्रा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं। तो कोशिश किया करो कि पोल्यूशन ना करो, औरों को भी रोका करो भाई। नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो है ओजोन। ओजोन की थोड़ी सी बात करते हैं। ओजोन की जो मात्रा है वो है 0.0006%, काफ़ी कम मात्रा में ये गैस हमें देखने को मिलती है। इसकी जो खोज की थी वो की थी सोनबिन ने 1839 में। इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग गया था, है ना, काफ़ी बाद में मिली ये ओजोन गैस। तो और यह जो गैस है काफ़ी महत्वपूर्ण गैस है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट गैस, क्योंकि ये वो गैस है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, UV किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है ना। अगर ओजोन गैस नहीं होती, ओजोन गैस नहीं होगी तो क्या होगा, सूर्य से आने वाली जितनी भी UV रेज हैं वो सीधी पृथ्वी से टकराएंगी, पृथ्वी से टकराएंगी, और पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीव जंतुओं, इंसानों में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट कर देंगी। स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे, आपको कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी हम सबको, है ना। तो ये जो गैस है ये हमारी वायुमंडल की एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हानिकारक पैरा बैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और उनको रिफ्लेक्ट भी कर देती है, जिससे हमारी पृथ्वी पे जो जीवन है वो थोड़ा सा आसान बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो है जलवाष्प, वाटर वेपर्स, है ना, वाटर वेपर्स। अभी क्या होता है, गर्मियां हैं, तो गर्मियों में क्या होगा कि जो पानी है वो सूख जाता है। आपने कभी ना कभी इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा कि आपने ना गर्मियों के दिन में किसी बर्तन में बाहर पानी रखा, ठीक है, वो पानी किसी ने पिया नहीं, लेकिन शाम तक वो पानी कम हो जाएगा, या तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर पानी कम था तो वो ख़त्म ही होगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में था उसका कुछ ना कुछ लेवल कम मिलेगा हमें, जो मात्रा थी उसकी वो कम मिलेगी। तो वो जो पानी कम हुआ वो गया कहाँ पे, ये होता ही है कि अधिक टेम्परेचर की वजह से वो वेपर बन के आसमान में चला गया। और जो वेपर बन के आसमान में गया हमें दिखता तो नहीं है ना, लेकिन वायुमंडल में तो मिक्स हो गया ना। तो वही उसी को हम क्या बोलेंगे, जलवाष्प बोलेंगे, वाटर वेपर्स। और इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग लगभग 1% होती है टोटल पानी के। ओके, जलवाष्प का जलवाष्प जल का एक गैसीय रूप होता है जो वायुमंडल में उपस्थित होता है, और यह जल चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह और निचले वायुमंडल को गर्म करने में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करने के लिए क्या जलवाष्प कुछ रोल प्ले करते हैं, क्या जलवाष्प पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं भाई। वो कैसे करते हैं, अब देखो, वाटर वेपर्स हैं,
ऊपर चले गए आसमान में, है ना, दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन पानी की बूंदें तो है ना। अब वो पानी की बूंदें क्या करेंगी, सूर्य से जो रेज आ रही हैं, जो सूर्य से गर्मी आ रही है, वो अपने अंदर अवशोषित कर लेंगी। गर्मी के समय में पानी की बूंदें जो वेपर बन के ऊपर गई, उन्होंने सूर्य की गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लिया और एक लेयर सी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से उनके नीचे का जो तापमान है, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है, वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है, थोड़ा सा गर्म गर्म सा रहता है, ठीक है ना। और गर्म रखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृथ्वी का कंबल। तो पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का कंबल कहा जाता है जलवाष्प को। और इसी जलवाष्प की वजह से हमारे बादल भी बनते हैं, कोहरा भी बनता है सर्दियों के अंदर, पाला भी पड़ता है, वर्षा भी इन्हीं की वजह से होती है, ओस भी इन्हीं की वजह से पड़ती है, बर्फ भी, ओलावृष्टि भी, ये सारी की सारी चीजें, है ना। इन सब के पीछे रीजन कौन होता है, जलवाष्प होता है, कि वाटर वेपर्स बने, बादल बने, पानी हुआ, बारिश कर दी, हिमपात हो गया, बर्फ पड़ गई है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपकी सर्दियों के मौसम में जो ओस होती है, ओस की बूंदे पेड़ों से भी पानी टपकने लगता है, वो पानी इकट्ठा कहाँ से हुआ, है ना। हम भी अगर बाइक वाइक से जा रहे हैं तो चेहरे पे थोड़ा पानी सा लग जाता है, तो वो सारा का सारा क्या है, वो जलवाष्प सा, लेकिन ठंड की वजह से वो पानी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायुमंडल की परत। हमारा जो वायुमंडल है, इसको हमने 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। गैसेस हमने देख ली कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसें हैं और उनके रोल्स क्या क्या हैं, क्या क्या वो काम आती हैं हमारे, कितनी कितनी मात्रा में, कब कब उनकी खोज की, किस किस ने की। अभी हम बात करते हैं ये वायुमंडल की परतों की। वायुमंडल की 5 परत हैं, और वो 5 परत कौन कौन सी हैं, ये आपकी अर्थ होगी है। तो सबसे पहली जो परत है वो है आपकी शोभ मंडल। कौन सी, शोभ मंडल। और शोभ मंडल की जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो लगभग लगभग 8 से 18 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर है ध्रुवों पे, और 18 किलोमीटर ये मोटी है कहाँ पे, विषुवत वाले क्षेत्र पे, भूमध्य इक्वेटर वाले क्षेत्र पे। नेक्स्ट जो है, चलो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये अ, ध्रुवों पे 8 और विषुवत रेखा पे 18 क्यों। सपोज करो ये है आपकी पृथ्वी, है ना, और ये है भूमध्य रेखा, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। और मैंने ग्रीन कलर से क्या किया, ये एक लेयर बना दी। और ये जो लेयर है आपकी, ये कौन सी लेयर है, ये है शोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर है ग्रीन वाली। अब ये ग्रीन वाली जो ट्रोपोस्फेयर है, ये बिल्कुल गोल ना होकर के ऐसी चपटी हुई क्यों है। तो हमने पढ़ा होगा, जब तापमान ठंडा होता है, कम होता है, तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना। ध्रुवों पे हमेशा बर्फ रहती है, तापमान बहुत कम होता है, और कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया है। और प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो क्या हुआ, और जो ये आपके गैसों के जो पार्टिकल्स थे, वो भी क्लोज हो गए हैं। जैसे कि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हम सारे एक साथ बैठ सकते हैं, है ना, चिपक के बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही गर्मियों में अगर आपको कह रहे हैं कि झुंड में बैठना है भाई, तो आप कहोगे नहीं भाई दूर दूर बैठो, है ना। तो ठीक वैसे ही सर्दियां होंगी, यानी कि टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, जो आपके एलिमेंट्स हैं गैसेस के, वो पास पास होंगे और वो कंसाइज हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही गर्मियां होंगी, ध्रुवीय तो वो क्षेत्र होता है जहाँ पे हमेशा ही गर्मी रहती है ना। भूमध्य रेखा के आसपास में तो हमेशा गर्मी रहती है। रीजन रीजन ये कि सूर्य की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर वे में पड़ती रहती हैं भाई, कर्क से मकर रेखा के बीच में, है ना। तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र रहता है वो हमेशा गर्म रहता है, और गर्म रहने के कारण जो गैसेस हैं वो दूर दूर भागती रहती हैं भाई। और दूर दूर भागेंगी तो 18 किलोमीटर तक फैल गई। ये 8 किलोमीटर तक फैली यहाँ पे, यहाँ पे ये 8 किलोमीटर तक फैल गई, और यहाँ पे ये 18 किलोमीटर तक फैल गई। हो गया होगा क्लियर नहीं, कि जो शोभ मंडल है वो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल, और समताप मंडल हमारा लगभग लगभग 15 से 50 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। उससे ऊपर हमारा आ जाएगा मध्य मंडल, जो कि मध्य मंडल हमारा 50 से 85 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है।
उससे ऊपर आएगा आपका फोर्थ जो लेयर है थर्मोस्फेयर, जिसको तापमंडल हम बोलते हैं। तापमंडल इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको एक और नाम देते हैं आयन मंडल। आयन मंडल 4 परत होगी आपकी। और जो लास्ट है वो है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। तो ये 5 परतें हैं हमारी वायुमंडल की। इमेज से कुछ चीजें और भी क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये जो शोभ मंडल है, ये शोभ मंडल हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल है, सबसे नजदीक की परत है। और इसी परत में बादल बनते हैं, गुब्बारे छोड़े जाते हैं, डोमेस्टिक प्लेन चलते हैं, बिजली कड़कती है, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं इसी शोभ मंडल के अंदर। जैसे ही हम समताप मंडल पे गए तो नाम से ही पता चल रहा है समताप, सम है ना, चीजें समान सी रहेंगी। तो यहाँ का जो तापमान है वो भी लगभग लगभग थोड़ा सा ठीक सा रहता है। ओके, इसके साथ साथ में इसमें है ना आंधियां नहीं बनती, तूफान नहीं आते, बादल नहीं बनते, जिसकी वजह से हमारी जो सुपरसोनिक प्लेन्स होती हैं, जो बहुत तेज गति से चलने वाली हवाई जहाज होती हैं, वो इसी समताप मंडल में उड़ती हैं। उससे ऊपर आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में हम देख पा रहे हैं कि जो उल्का पिंड होते हैं उनमें आग लग जाती है घर्षण के कारण। ठीक है। एक्सोस्फीयर में बात करें तो एक्सोस्फीयर, सॉरी एक्सो को नहीं, तापमंडल, तापमंडल की जब बात करते हैं आयनोस्फीयर में, थर्मोस्फेयर में, तो इसके अंदर हमें ये सैटेलाइट्स दिखाई दे रही हैं। तो यानी कि जो हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं जिनसे हमारे चैनल्स चलते रहते हैं, टीवी भी, तो वो सारे के सारे इसमें तापमंडल या आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। और लास्ट है हमारा बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हम पहुंच जाएंगे अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए हमने रॉकेट ले लिया और अंतरिक्ष में हम चले गए बाह्य मंडल को क्रॉस करके। तो इस प्रकार से आपके वायुमंडल की ये 5 परतें हैं। अब इन 5 परतों को हम अलग अलग एक एक करके डिफाइन करेंगे अगली क्लास में। शोभ मंडल, इसकी बहुत सारी खास बातें हैं, उनको हम देखेंगे। समताप मंडल, समताप मंडल के अंदर ओजोन लेयर भी है, उसको भी हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। मध्य मंडल की खास बातें, उल्काओं में आग कैसे लगती है, क्या होता है ये तापमंडल में और बाह्य मंडल में, तो इनको हम अलग से नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास आई होप आपके लिए ज़रूरी रही होगी, अच्छी रही होगी, आपने बहुत सारी नई चीज़ें इसमें सीखी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।